चलो जी स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का जो हमारा सिविक्स का चैप्टर है दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है, ये एक सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो लोकतंत्र क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों है। तो कहता है ये जो सेक्शन है ये हमें ये बताएगा कि हम कैसे इस चीज को समझ पाए कि एक्चुअल परिभाषा क्या होती है, और इससे हमारे मन में कुछ सवाल क्रिएट होंगे कि इज डेमोक्रेसी ओनली अबाउट इलेक्शन। क्या लोकतंत्र का मतलब जो डेमोक्रेसी हमारे देश में, क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि हाँ जी डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब हमारे देश में इसका मतलब इलेक्शंस होते हैं, क्या इसका मतलब ये है? क्या जितने भी कंट्रीज हैं वो जो भी इलेक्शंस करती हैं क्या वो लोकतंत्र है, यानी कि जिन जिन देशों में लोकतंत्र होता है क्या वो जिन जिन देशों में क्या इलेक्शंस होते हैं क्या वो सारे देश लोकतंत्र हैं, एक ये सवाल आता है। या फिर जो डेमोक्रेसी है वो क्या सबसे सही तरीके की सरकार है, सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये कुछ सवाल हैं जो हमारे चीजों में आएंगे। बाकी एक है जस्ट हैविंग इलेक्शन डज नॉट मेक अ कंट्री डेमोक्रेटिक। अगर एक देश में इलेक्शंस होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश लोकतंत्र है। ऐसा सवाल पता है क्यों उठ रहा है? क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां इलेक्शंस होते हैं। चाइना इज द बेस्ट एग्जांपल। चाइना में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वहां पता है कैसे इलेक्शन होते हैं? एक पार्टी को खड़ा करा, दूसरी पार्टी को खड़ा करा, दोनों ही सेम ऑर्गेनाइजेशन से आती हैं और बोला चलो तुम्हारा लड़ लो जी, कर दो इनमें से किनको वोट देना दे दो। अब दोनों है ही सेम घर के, दोनों के सोच विचार भी अगर सेम लग रहे हैं तो लोग किसी को भी दें उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? जीतना वही है। जो अगर ये जीत जाए तो भी ठीक है, ये जीत जाए तो भी सेम ही बात हो जानी है। तो यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं तो क्या वो देश लोकतंत्र हुआ? सही मायनों में नहीं, है ना। तो डेमोक्रेसी इज अबाउट द रियल पावर ऑफ द पीपल एंड फ्रीडम टू चूज। तो डेमोक्रेसी ना एक्चुअल में लोगों की रियल पावर बताती है और लोगों के बारे में बताती है कि इन लोगों के पास आजादी है चुनने की। ठीक है ना। अब जैसे चाइना है, अब चाइना में एक ए पर्सन को खड़ा कर दिया, एक बी पर्सन, दोनों के सोच विचार सेम है, सेम ही ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रहे हैं। कह रहे हैं सरकार ने बोला जो भी इलेक्शन करा दे दो जी, जिन मर्जी को देना है वोट दे दो, दोनों सेम ही काम करेंगे। तो ये तो वो हो गया कि बताओ कौन अच्छा दिख रहा है, कौन सुंदर दिख रहा है, उसको वोट दे के आ जाओ। कहने का मतलब समझ रहे हो? डेमोक्रेसी में लोगों के पास एक्चुअल रियल पावर होती है, उनका जो मन करे वो करेंगे। उन्हें दोनों नहीं पसंद, आजकल होता है ना नोटा, है ना, नन ऑफ द अबव, इनमें से हम किसी को भी वोट नहीं दे रहे, है ना। और फ्रीडम टू चूज, हमारे पास आजादी है, हम जिस मर्जी को चाहें उसे चुन सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, अब कुछ एग्जाम्पल से आप कहानियां समझोगे कि लोकतंत्र का क्या सिनेरियो है। तो कहता है पाकिस्तान, पाकिस्तान कहूं कि नहीं? आप बताओ, ये पाकिस्तान कहूं मैं इसे, क्या कहूं आप बताओ? बिखारिस्तान। आओ, तो जो बिखारिस्तान है इसमें एक जनरल परवेज मुशर्रफ थे बिखारिस्तान के अंदर, और अक्टूबर 1999 में बिखारिस्तान में एक, अब देखो जनरल मिलिट्री कूप के हैं, जनरल है मिलिट्री कूप के, इन्होंने क्या करा, सरकार को ओवरथ्रू कर दिया, कह रहे हटो, चलाना नहीं आ रहा है, हम चलाएंगे। ही हेल्ड अ रेफरेंडम इन 2002 और प्रेसिडेंट बन गया। और इसने क्लेम करा कि 98% लोगों ने मुझे सपोर्ट करा है। ठीक है ना। बाकी ये जो रेफरेंडम था ये फेयर नहीं था। ठीक है। बाद में जाके एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाया और उसने अपने आप को खुद से पावर दे दी और पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया। मैं बोला कि समझ जाओ बस क्या करा उसने। जब उसे लगा कि देश के मंत्री तो सही से काम कर ही नहीं रहे हैं, मैं एक मिलिट्री जनरल हूं, घुसा पार्लियामेंट में, मंत्रियों को हटाया। अब देखो पॉइंट क्या है, मिलिट्री मेजरली बेटा देशों में ना मिलिट्री टेक ओवर करती है। बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जहां लोकतंत्र होता है, चीजें बराबर से चल रही हो। अभी इस टाइम पे देखो ना, अगर इस टाइम पर अगर नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो आगे जाके जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो क्या उनके पास वो सेम पावर रहेगी? नहीं, एक ऑर्डिनरी पर्सन हो जाएंगे, सिंपल, जैसे सब लोग हैं। तो ये पावर दी किसने? हम लोगों ने। और कल को अगर वो नहीं प्रधानमंत्री रह रहे या रिटायर हो रहे हैं, अपने अलग एस्पेक्ट है, या मान लो हम उन्हें नहीं वोट दे रहे तो हम ही उन्हें हटा रहे हैं उस पोस्ट से, यानी कि लोग मिलके पावर दे रही है। और यहाँ क्या हो रहा है, एक मिलिट्री का बंदा, क्योंकि उसे पता है सारी आर्मी कंट्रोल मेरे पास है, मैं एक जनरल हेड हूं, घुसा मिलिट्री में और बोला कि तुम इस देश को चलाते हो, सबसे ज्यादा पावर मेरे पास है, मुझे तुम्हारे सोच विचार अच्छे नहीं लग रहे, साइड हो जाओ, मैं चलाऊंगा इस देश को।
तो मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है। बिखारिस्तान में भी यही हुआ, ठीक है ना। अच्छा, ये लोकतंत्र क्यों नहीं कह रहे हम अभी तक तो कह रहे हैं ना यहाँ लोग, वो कह रहा है कि मुझे 98% लोग सपोर्ट कर, तो ये लोकतंत्र क्यों नहीं है। देयर वर इलेक्शंस एंड अ पार्लियामेंट, बट जो रियल पावर थी वो आर्मियों के पास थी, जनरल के पास, ना कि वो लोगों के पास जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था। पता है इसके बाद हुआ भी क्या, इसके बाद ना इलेक्शंस होते हैं। मैं आपको सबसे बढ़िया अभी रिसेंट कहानी बताता हूँ, मैं आपको शायद हो सकता है कुछ टाइम पहले ही बताई हो। इमरान खान जो आज के टाइम पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जेल में, इतना बड़ा क्रिकेटर, वर्ल्ड कप जिताया उसने, वो आज जेल में है। और बहुत लोग अभी भी अगेंस्ट में जाते हैं कि वो बंदे को हटाया, ये वो। देखो पाकिस्तान में क्या हुआ, जितना शॉर्ट में बताऊंगा। जनरली क्या होता है कि एक, मान लो मैं जनरल मेजर हूँ, बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ, और मेरे बाद मैं चाहता हूँ ये मेरा भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, सुंदर है, इसको मैं बनाना चाहता हूँ, मेरे बाद ये बनेगा। तो जो प्रधानमंत्री है ना, उसके मुझे लक्षण ठीक नहीं लग रहे, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको नहीं बनाएगा, वो किसी और को बनाएगा। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, तो मैं प्रधानमंत्री को उठवा दूंगा रातों रात, मतलब उसको अपनी पोस्ट से हटा दूंगा। रात को 3 या 4 बजे बेटा प्रधानमंत्री नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था रात को। और अब नो कॉन्फिडेंस मोशन भी छोटी क्लास में आपको बता चुका अगर याद होगा तो। मतलब जैसे मान लो 200 सीट है एक पार्लियामेंट में, लोकसभा में 200 सीट है, 200 में से मेजोरिटी जीतने के लिए कितनी चाहिए, 101, 100 से ज्यादा चाहिए जीतने के लिए। मान लो मेरी 103 के साथ सरकार बनी थी, सामने वाले की मान लो 97 थी, ठीक है, मेरी सरकार बन गई, मैं देश चला रहा हूं। हुआ क्या, एकदम से लोकसभा में सवाल उठने लग गए कि अरे ये तो एक बार फिर से वोटिंग करा के देख लो कि क्या ये सही में सारे लोग इनसे खुश है, क्या इनकी सरकार बनना भी चाह रही है। तो जो सभापति जी होते सामने बैठे, वो वोटिंग कराते हैं कि बताओ जी क्या ये अभी भी मेजोरिटी में है, जो जो इनके सपोर्ट में हाथ खड़े करो। सबने हाथ खड़ा करा। मान लो मुझे अब 103 में 102 लोगों ने हाथ खड़े करके कहा कि हाँ जी सही है, एक बंदा मेरा मुंह कर गया, और उस तरफ हो गए मान लो 98। क्या मैं मेजोरिटी भी अटेन कर पा रहा हूँ? हाँ, 101 चाहिए था। लेकिन मान लो अगर मेरे को 99 लोग वोट करते या 100 वोट करते, तो क्या मेरी मेजोरिटी रह पा रही है? मेरी सरकार उसी टाइम पे हट जाती। इंडिया में भी हुआ है, बीजेपी के साथ ही हुआ था। जब अटल बिहारी वाजपेयी, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने एक भाषण, एक स्टेटमेंट कही थी कि आज ये लोग जो हंस रहे हैं ना हम पे, क्योंकि ऐसा हो गया था, उन्होंने कहा आज ये लोग मुझ पे हंस रहे हैं ना, कल को ऐसा होगा कि ये दुनिया कांग्रेस पे हंसेगी। बाकी बात मैं कुछ कह नहीं रहा इसके आगे, पर ऐसा कहा गया था। एक टाइम ऐसा आएगा कांग्रेस के बहुत बुरे हाल हो जाएंगे, देखना तुम, इस पे भी दुनिया हंसे करेगी। तो पाकिस्तान में ये हो गया था रातों रात। मतलब उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी सब पलट गए, सरकार गिर गई, जेल। उसके बाद अब ऐसा नहीं कि जेल हो जाएगी, चला दिया कोई मुकदमे। इनडायरेक्टली कंट्रोल कौन कर रहा है? मिलिट्री। म्यांमार में भी यही केस है बेटा। अब ध्यान समझो, तो हुआ क्या, ये जो, इसको हमने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं कहा, सॉरी बिखारिस्तान में हमने डेमोक्रेसी क्यों नहीं कहा, कि जो इलेक्शंस रखे गए थे ना पार्लियामेंट में, उसमें रियल आर्मी बोल रहा हूँ, दो बार बोल दिया, रियल जो पावर है ना वो आर्मी के पास है, जनरल के पास है, ना कि जो लोग, मतलब आप पता क्या है, वहां इलेक्शन होते हैं, लोग चुने जाते हैं। कौन है इस टाइम पे? शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का, उससे पहले उसका बड़ा भाई था नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ तो भाग गया था, पाकिस्तान में है वो सॉरी लंदन इंग्लैंड में है, भाग गया था वो, ठीक है ना। ये आप भाग जाते हैं, चोर चकारी वाली हरकत है इनकी। तो जो शहबाज शरीफ है बेटा, वो इस टाइम पर प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। तो उसको जब बनाया होगा तो उसने कंडीशंस अपनाई होंगी, कुछ ना कुछ चीजें चली होंगी, है ना। बाकी मैं शहबाज शरीफ की बात बता रहा हूँ कि उसको चुन लिया, बना दिया, अब वो प्रधानमंत्री तो है, पर वो कठपुतली है मेजरली, वो सिर्फ नाम का है। असली पावर तो वहां उस देश में मिलिट्री के पास है। अगर कल को बोलेंगे ना अरे शहबाज शरीफ मेरे पैर में दर्द हो रहा है, कल आके दबा दियो, तो वो जाके पैर दबा देगा, ऐसा समझ लो। चलो आगे चलते हैं। लोग उन्हें जो है, पीपल डिडंट हैव द फ्रीडम टू चूज और चैलेंज द रूलर्स। लोगों के पास वो आजादी नहीं है कि वो चैलेंज कर सकें रूलर्स को कि यार तुम्हारी सरकार अच्छी नहीं है, अगली बार हम पलटवा देंगे। क्यों? क्योंकि एट लास्ट तो बननी उसकी है जो आर्मी का जनरल चाहेगा, ठीक है ना। लेसन क्या हुआ कि ये कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, जस्ट इसलिए नहीं कि वहां इलेक्शंस होते हैं, इसलिए नहीं कि वहां इलेक्शन हो रहे हैं तो ये डेमोक्रेटिक है, ना 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 ना,
रियल पावर तो भैया उन लीडरों के पास ही होनी चाहिए ना, और इलेक्शंस फ्री और फेयर होने चाहिए, है कि नहीं। चलो दूसरा एग्जांपल, चाइना। चाइना में देखो, आप एक चीज देखोगे, यहाँ सही मायनों में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री बन चुकी है, धीरे धीरे अच्छा खासा डेवलप्ड हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप ना इनडायरेक्टली, देखो मैं सच बताऊं, रियल फैक्ट, किताब में तो आप यही पढ़ोगे बेटा कि डेमोक्रेसी के अपने फायदे होते हैं और डेमोक्रेसी के अपने नुकसान भी होते हैं। चाइना में ट्रू मीनिंग में डेमोक्रेसी नहीं है, नाम की डेमोक्रेसी है, लेकिन चाइना आप देखोगे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, हमसे तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है, आबादी भी बहुत है, और वहां चलती है एक तरीके से तानाशाही, काइंड ऑफ तानाशाही ही मान लो, एक ही इंसान तो पार्टी बना रहा है हर बार। प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक ऐसी सरकार चला रहे हो ना जहां आपके पास अपोजिशन में कोई नहीं है, आपका जो मन करेगा वो पॉलिसी डाल सकते हो, जैसा मन करेगा वैसा कानून बना सकते हो, कोई रोक टोक करने वाला है ही नहीं, अपोजिशन तो है ही नहीं, ये तो डर है ही नहीं कि कल को मुझे कोई दोबारा वोट नहीं देगा। यहां आप एक एक चीज सोच समझ के चलते हो। क्यों? आपने हमला करा पाकिस्तान पे, सारे लोग इकट्ठे हुए थे, हर हिंदू हर मुस्लिम इकट्ठा हुआ, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने छूटते बोला कि हमारा कितना नुकसान हुआ ये तो बता दो। पाकिस्तान ने जब अपनी स्टेटमेंट दी थी इस वॉर के टाइम पे, जो भी कुछ टाइम पहले हल्की फुल्की जो चीजें ऊपर नीचे हुई, पाकिस्तान ने छूटते पता है क्या कहा? कह रहा देखो जी, ये जो मोदी साहब है ना, इन्होंने खुद ने जानबूझ के 2019 में वो पुलवामा अटैक करवाया था, जानबूझ के इन्होंने खुद ने ही मरवाया था, हमने नहीं मरवाया, इन्होंने खुद ने मरवाया। क्यों पता है क्यों? कह रहा चाहे तो आप इनकी अपोजिशन पार्टी की स्टेटमेंट सुन लो, राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने बोला हुआ था कि ये तो इन्होंने जानबूझ के खुद ही मरवाया है, ये तो इन्होंने ही मरवाया है। तो ये क्या हुआ? डेमोक्रेसी चल रही है, जायज बात है, दूसरा बंदा पावर आने के लिए एक सरकार को क्रिटिसाइज करेगा, जब वो क्रिटिसाइज कर रहा है, इसका फायदा देख रहे हो कौन देश उठा रहा है? चाइना में कोई बोल ही नहीं सकता, चाइना ने फेसबुक बंद कर रखा है, व्हाट्सएप बंद कर रखा है, इंस्टाग्राम बंद कर रखा है, अपना खुद का बना के बैठे हो। आप कभी भी सुन लो चाइना की, सिर्फ चाइना में आप कोरोना वायरस की तो कहानियां सुनते हो, उसके अलावा तो आप क्या ही सुनते हो। मेजरली बहुत ही रेयर है आप कोई चाइना का केस सुनो कि हाँ जी चाइना में हुआ ये, चाइना में हुआ रेप बलात्कार ये वो, ऐसा क्या है, वहां नहीं होते होंगे क्या? चीजें तो हर जगह होती होंगी, खराब अच्छी हर चीज, लेकिन आप जनरली आज के टाइम पे तो चाइना से यही सुन रहे हो कि हमारा कोई इंडियन चाइना गया होगा, देखो जी बहुत तेज ट्रेन चलती है, बहुत विकास है और बहुत बेहतरीन ट्रेन है, घरों में से जा रही है ट्रेन, मैं अभी 20 मंजिल के ऊपर हूँ और इसके नीचे रोड है और इसके ऊपर और मंजिल है, यही तो आप चीजें देख रहे हो ना इस टाइम। लेकिन आप हमारे जरिए ही सुन रहे हो, एक्चुअल में चाइना में क्या चल रहा है नहीं पता। अपने आप को देख रहे हो कितना आइसोलेट कर चुका है, उसे नहीं फर्क पड़ रहा। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं चाइना का पॉलिटिक्स, क्योंकि बेटा अब आपको मैंने अच्छी बातें बताई चाइना की, अब बुरी बातें ये है कि चाइना में इतनी भुखमरी आई थी, लाखों में लोग मरे थे जब भुखमरी आई थी। ऐसे नहीं चाइना एकदम से डेवलप हो गया, 1980-90 तक तो हमारी तरह ही था, हमारे जैसे ही बराबर बराबर चल रहा था, लेकिन हम अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और वो भाग चुका बहुत आगे। क्यों? रोक टोक करने वाला नहीं है। जब रोक टोक करने वाला नहीं होता तो इंसान दो तरीके के डिसीजन ले सकता है, या तो ऐसे डिसीजन जो बहुत ही आगे बढ़ा दे, या ऐसे डिसीजन जो बहुत ही ज्यादा नीचे ले जाए। वहां पे फेमिन आया था, अकाल पड़ गया था, भुखमरी का, लोग भूखे मर रहे थे। बेटा चाइना में इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं और एक नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, जिसे चाइना का पार्लियामेंट का, जैसे हमारा पार्लियामेंट है ना वैसे ही वहां पे चाइना का पार्लियामेंट है, जैसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा गया। कहता है उस पार्लियामेंट में 3000 मेंबर हैं और वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी कैंडिडेट है ना, उन्हें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपॉइंट करती है। मतलब तुम मंत्री बनना चाहते हो, मैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हूँ, मेरे पास आओ, बोलो हाँ जी मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ अपने इलाके से, मोहल्ले से, लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलूंगा तो ही लड़ोगे, मेरे बिना नहीं लड़ सकते तुम। तुम्हारे अपोजिशन में जो खड़ा होना चाहता है वो भी मेरे पास आएगा, वो भी मेरे पास दस्तखत कराएगा, फिर जाके तुम आपस में लड़ना। समझ रहे हो? तो मेरे से अप्रूवल चाहिए। अब ये किस बात का इलेक्शन हुआ? मान लो एक क्लास है, मैंने कहा बेटा एक काम करते हैं, मॉनिटर रखते हैं, आ जाओ। आपने कहा ठीक है भैया रख दो। तो मैंने 2 जने खड़े कर दिए, मैंने कहा बेटा इधर आओ और इधर आओ, मैंने कहा चलो चुनो बेटा इनमें से। आप कहोगे भैया ये क्या बात हुई, हम तो इन दोनों में से किसी को भी नहीं चाहते। ये चाइना कर रहा है,
और होना क्या चाहिए, बेटा कौन मॉनिटर बनना चाहता है, खड़े हो जाओ। तो अपने आप 2 जने खड़े हो गए, बाहर आ गए। मैंने कहा चलो अब ये डेमोक्रेसी है, समझ रहे हो। चलो अच्छा, जो पीपल वोट कर रहे हैं उनके पास रियल चॉइसेस नहीं है ना। बाकी बेटा ये रियल डेमोक्रेसी क्यों नहीं कहलाती, रियल डेमोक्रेसी इसलिए नहीं कहलाती, कोई अपोजिट पार्टी नहीं है। अब आप खुद सोचो ना, सामने वाला बंदा जो उसके खड़ा है वो भी मेरे से अप्रूवल लेके जाएगा एक तरीके से, ये भी अप्रूवल। मैं ही बोल रहा हूँ लड़ाओ, चलो बेटा चुनो, इस तरीके से। तो रियल में तो ये बोल रहे हैं अरे यार देख तू जीत जाए मैं जीत जाऊं, थोड़ा पैसा मुझे भी दे दे, थोड़ा, इस तरीके से बातचीत हो, ऐसा समझ लो। नो ओपन कंपटीशन, ओपन कंपटीशन तो है ही नहीं, कंपटीशन है बट वो वाला नहीं है ना। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सेम रूलिंग ग्रुप के होते हैं, मतलब मैं जो 2 बंदे खड़े करे हैं वो मेरे ही चेले हैं, बेटा इनमें से उनमें से बना दो किसी को मॉनिटर, अब क्या फायदा। चलो लेसन क्या लेते हैं हम, डेमोक्रेसी नीड्स रियल चॉइस। डेमोक्रेसी में जब आप चॉइस रखना चाहते हो तो आप रियल चॉइस रखना चाहते हो, ये नहीं चाहते कि किसी को भी उठा के बना दो, है ना। मतलब मैंने कहूँ, मतलब आप रियल में चाहते हो कि हम जैसे अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी बहुत से लोग ना बीजेपी पसंद करते ना कांग्रेस पसंद करते, क्योंकि उनको दोनों का मैनिफेस्टो पसंद नहीं आता। बीजेपी कहती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और जो कांग्रेस है तो छूटते कहती है कि हम आरक्षण 100% कर देंगे, और चीजें हम, मतलब दोनों। अब जैसे दिल्ली में हुआ, एक कह रहा है मैं महिलाओं को 2500 रुपए दूंगा और एक कह रहा है मैं 2100 रुपए दूंगा, आदमी का क्या। ये कहो कि मैं पौवे फ्री दूंगा या तो इंसान आदमी जो है ध्यान भी दे पौवों पर। अब बताओ, अगर ये मान लो कि वो ये बोले कि मैं एक पौवा 50 रुपए का कर दूं और कोई दूसरा बोले मैं पौवा 40 रुपए का कर दूंगा, लेडीजों का क्या लेना देना, वो तो नहीं पी रही ना पौवा, उनको तो दिक्कत हो जाएगी ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, आप चॉइस ही नहीं रख रहे। तो दोनों अब इस टाइम पर जो दिल्ली में इलेक्शन हुए ना, जहां बीजेपी रूलिंग पार्टी बनी है, इसमें मुझे दोनों एक का ही मैनिफेस्टो सही नजर नहीं आया। मैं भी वोट देकर आया था, पर मुझे दोनों का ही समझ नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं। एक कह रहे हैं अरे भाई ठीक है हमारे घर में भी महिलाएं हैं, उन्हें भी पैसा मिल रहा है, अच्छी बात है, पर क्या ट्रू मीनिंग में आप वो महिलाओं को पैसा दे रहे हो और आपसे भला कर रहे हो। इसके बदले अगर कोई आपसे कहे कि हम आपके रोड्स इतने प्यारे बना देंगे, स्मूथ बना देंगे, हर चीज इतनी मैनेज होगी, सब बढ़िया से, आप कर दो भैया। बाकी पीपल मस्ट बी एबल टू चूज बिटवीन डिफरेंट कैंडिडेट्स एंड पार्टी। अब तीसरा बेटा मैक्सिको, आओ आ जाओ। मैक्सिको की इलेक्शन 2000 से पहले की बात कर रहा है, 2000 से पहले की। कहता है 1930 से 2000 में एक ही सिंगल पार्टी थी जिसका नाम था पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, हमेशा यही जीतती थी, बताओ हमेशा यही जीतते थे। कहता है इलेक्शंस रोज रखे जाते थे लेकिन अपोजिशन कैंडिडेट्स वर नॉट गिवन मीडिया टाइम। मतलब अब जायज बात है, 2 पार्टी लड़ती है, एक जो ऑलरेडी अभी सरकार में और दूसरी जो बनना चाहती है कि दूसरी हार जाए और अब हम बने, तो 2 के बीच में इलेक्शन हो रहे हैं। जैसे इंडिया में कहा जाता है गोदी मीडिया, मेजरली जो मीडिया चैनल होते हैं वो बीजेपी करते रहते हैं, एक चैनल करते हैं। तो बहुत सारे जो एंटी बीजेपी हैं, जो अगेंस्ट में बीजेपी को, कहते हैं कि आप मीडिया में जाओ, आज देखो मोदी साहब ने ये करा, आज मोदी साहब ने ये करा, आज मोदी साहब ने वो करा, ये करते रहते हैं, बाकी लीडर्स को तो दिखाते ही नहीं है। जो कि मैं कहूंगा कि हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक में बिल्कुल फ्री एंड फेयर है, जो भी इलेक्शंस होते हैं कभी भी सही गलत नहीं होते, हमेशा सही होते हैं। मीडिया थोड़ी सी रोल है, होता है मीडिया का फेयर रहना, जो कि मीडिया का रोल नहीं है, वो नहीं निभाते, ये बात सही है, जेन्युइनली है। और बट ना इधर क्या हुआ, इधर ना जो अपोजिशन पार्टी थी ना उसको कोई दिखाता ही नहीं था टीवी पे, मतलब उसको प्रमोट ही नहीं किया जाता। गवर्नमेंट यूज्ड अनफेयर मेथड्स, गवर्नमेंट अनफेयर मेथड यूज कर रही थी, जैसे प्रेशर डाल रही थी वोटर्स में, बेटा मेरे को वोट नहीं देना मारूंगा, ऐसा इस तरीके से। बाकी पोलिंग बूथ वर कंट्रोल, पोलिंग बूथ को कंट्रोल किया जाता था जहां पर वो वोटिंग हो रही है, क्यों, एंड पीपल वर समटाइम फोर्स टू वोट, लोगों को फोर्स किया जाता था मुझे वोट दो, है ना, या फिर कंट्रोल कर रहे हैं हम ही, हमारे कोई वोट आएंगे फिर तो ये ट्रू डेमोक्रेसी क्यों नहीं है। कहता है क्योंकि नो लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है ना, या फिर नो इक्वल चांस फॉर ऑल पार्टी, हर किसी के लिए बराबर चांस नहीं है। आप कह रहे हो एक को सपोर्ट करे जा रहे हो, दूसरी अपने आप ही वीक होती जा रही है। तो इलेक्शंस यहाँ पर फेयर नहीं थे, कॉम्पिटिटिव नहीं थे, ठीक है, क्लियर है। लेसन्स क्या मिला हमें कि डेमोक्रेसी मतलब फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जहां पर
लोग अपने लीडर्स को अगर चेंज करना चाहते हैं, नया सरकार चाहते हैं, तो वो कर सके। जैसे दिल्ली में हुआ, बीजेपी नई सरकार बनी, आप देखो बीजेपी बहुत साल बाद सरकार बनी है। 2014 में अच्छे खासे चांसेस बन रहे थे, पर आम आदमी पार्टी आई। 2019 में, फिर 2015 हुआ, 2015 में दोबारा हुए थे इलेक्शन, 2014 के एक साल बाद ही। फिर 2020 में भी आम आदमी पार्टी जीती। लेकिन इस साल आम आदमी पार्टी से लोग खुश नहीं थे, तो वोट देकर हटा दिया, किसी और को चुन लिया। तो क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? बिल्कुल। लेकिन हाँ, मीडिया के नाम पे आप थोड़ा कह सकते हो कि इंडिया में यहाँ थोड़ा झोलम झाल, थोड़ी चीजें ऊपर नीचे रहती है। ठीक है, चलो जी अपने टॉपिक पर आते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। ये बेटा हमने थोड़ा सा ना मीनिंग समझा, और आप थोड़ी सी कहानी समझे, जहां पर आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हो। जब भी आप इसके आगे जाके फीचर्स या आर्ग्यूमेंट्स जो भी चीजें पढ़ोगे, आप उसमें पाकिस्तान, मेक्सिको और चाइना से, सॉरी, बिखारिस्तान, चाइना और मेक्सिको, इनका एग्जाम्पल ले। व्हाट इज डेमोक्रेसी? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसके अंदर रूलर्स, जो भी रूल चला, जो भी जिसका भी शासन है, वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन सिर्फ ना इतना ही मतलब कहना सही नहीं है। डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें आती हैं, और इसी पे तो पूरा चैप्टर है। लोगों के पास पावर है कि वो अपना लीडर चुन सकते हैं। लीडर्स रूल करते हैं लोगों के बिहाफ पर, और अल्टीमेट अथॉरिटी लोगों के पास है। मेन पावर लोगों के पास है, क्योंकि लोग ही मिलकर सरकार बना सकते हैं। ठीक है ना? बाकी बेटा ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये 4 टॉपिक, ये फीचर्स के अंदर ही हैं, तो मैं यहां पढ़ा देता हूं, और फिर फीचर में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। सेम चीजें हैं ये, जो मैं अभी 4 टॉपिक सेम पढ़ा रहा हूं, यही सेम क्या कहते हैं, फीचर्स में भी है। अब देखो, डेमोक्रेसी के अंदर मेरे भाइयों ध्यान सुनना, डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी डिसीजन है, वो सब किसके द्वारा लिए जाते हैं? इलेक्टेड लीडर्स। अगर एक सरकार है और उस सरकार में जितने भी डिसीजन है, वो डिसीजन इलेक्टेड लीडर, जो जिस सरकार को आपने चुना है, और वही सरकार का नेता अगर डिसीजन ले, तो इसका मतलब ये सही मायनों में लोकतंत्र है। अगर आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर चुन रहे हो और वो इस देश के डिसीजन ले रहे हैं, देन यस इट इज अ डेमोक्रेसी। लेकिन आप चुन तो आपने अपनी सरकार को लिया, और पाकिस्तान में ऐसा हुआ था, मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स, नो, आर टेकन बाय मिलिट्री। तो ये चीज अगर हो रही है, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, जो हम यहाँ समझ रहे हैं। ठीक है, पहला फीचर डेमोक्रेसी का। ठीक है ना? जैसे कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके पास पूरा अधिकार है डिसीजन लेने का लोगों के बिहाफ पे। लोग इन्हें चुन रहे हैं, और ये उनके जरिए एक नेतृत्व करके कि मेरे लोग, मेरे जगह के लोग ये चाहते हैं, मैं इस देश के लिए ये करूंगा, या इस जगह मोहल्ले के लिए ये करूंगा। अनइलेक्टेड पीपल, जैसे कि राजा हो गया, आर्मी का जनरल हो गया, या तानाशाह, किंग जोंग उन, उनको मत भूलना कभी भी, है, शुड नॉट होल्ड पावर। इनके पास पावर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए इनके पास पावर? क्योंकि भैया इन्हें लोगों के द्वारा थोड़ी ना चुना है, ये तो अपने हिसाब से जो इनका मन करेगा वैसे डिसीजन लेंगे सरकार को बनाने के। एग्जाम्पल, इन बिखारिस्तान जनरल मुशर्रफ टुक डिसीजन डिस्पाइट बीइंग अनइलेक्टेड। वो चुना थोड़ी ना गया था, अनइलेक्टेड था वो, तो फिर भी वो डिसीजन ले रहा है। तो ये वॉयलेट करता है डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को वॉयलेशन दे रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है, चले आगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब इलेक्शन क्या ऑफर करता है? एक रियल चॉइस कैंडिडेट्स के बीच में। क्या चाइना ऐसा कर रहा है? नहीं। फ्री और फेयर इलेक्शन कहीं ना कहीं नहीं है। अरे आप जिन 2 लोगों को चाहते हो, या फिर आप हर इंसान को बराबर मौका मिले, है ना? जैसे जितने भी नागरिक हैं उनके पास बराबर अधिकार हो वोट देने का। जैसे मैक्सिको में नहीं हो रहा, दबाव डाला जा रहा है, किसी को वोट दो, इसी को वोट दो। और लोग, देखो सच बताऊं, हमारे इंडिया में फिर भी ये चीज है, लोग ना देखो, अंदर जाके वोट आप किसको दे रहे हो नहीं पता, बाहर आप फायदा किसी और से ले लो और वोट किसी और को दे दो। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे सुने, बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं। एक टाइम तो बेटा 2014 पता नहीं 15 का इलेक्शन था, वहां पे तो मैं ये भी सुन रहा था कि 1000 रुपए मिल रहे हैं। अगर आप इलेक्शन वोट दोगे ना, तो वो आपको 1000 रुपए देंगे, और
समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे, या फिर ये चीज पहले बहुत हुआ करती थी, तो ये होता है। पर ये कहीं ना कहीं आप कभी इलेक्शन आप में कभी आसपास देखा है मोहल्ले में कैसा होता है? आप देखा होगा कभी बाहर बाहर निकलोगे तो जिस जगह पे इलेक्शन हो रहे थे, पुलिस की पोस्टिंग देखो आप कितनी ज्यादा हाई होती है। अब अंदर आप फोन नहीं ले जा सकते थे, पहले तो फोन ले जा सकते थे। बहुत सारी अब तो चीजें बदल गई हैं, स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं चीजें। बट फिर भी ना देखो, जिस इंसान को मैनिपुलेट होना है वो मैनिपुलेट ही हो रहा है। और देखो सब, देखो कहीं ना लोग ना लोगों को फर्क नहीं पड़ता कौन सरकार बना रहा है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि यार मुझे नहीं फर्क। बहुत से लोग तो देखो इसीलिए वो जाते ही नहीं वोट देने, छुट्टियों में निकल जाते हैं कि इससे बढ़िया तो मैं नानी के घर घूम आऊंगा, मौसी के घर घूम आऊंगा। छुट्टी है ना उस दिन, रोड भी खुले होते हैं ना, मोहल्ले में देखो। कहने का मतलब पता है क्या है, ये फ्री और फेयर इलेक्शन में ना लोगों के पास बराबर अपॉर्चुनिटी भी होती है ना, तब भी वो इसका फायदा उठाते हैं। देखते हैं कौन सी सरकार क्या है, लोगों के सोच विचार से फर्क नहीं पड़ता है ना, वो मैटर नहीं करता उन लोगों को, वो बस लगे हैं। तो जितने भी नागरिक है ना, उनके पास बराबर अधिकार होना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट कर सके। अगर वो मंत्री बनना चाहते हैं तो मंत्री बने, नेतृत्व करके खड़े हो जाएं, या वो बराबर वोट करना चाहते हैं तो सबके पास बराबर ऑप्शन हो। कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई अनफेयर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये सब कहाँ वायलेट हो रहा था? फ्री और फेयर इलेक्शन कहाँ वायलेट हो रहा था? फ्री और फेयर इलेक्शन चाइना और मैक्सिको, है ना। बिखारिस्तान को छोड़ो, वहां तो क्या बोलो, वहां भी बोली दो मतलब वहां तो इलेक्शन हो रहे हैं, वहां तो कह रहे हैं दे दो, इनको दे दो, अरे इन्हें दे दो, कोई बात नहीं, वो अच्छी औरत है, बहुत अच्छा वोट जीतेंगे, इन्हें दे दो। जीतने के बाद होना क्या है, वो आर्मी वाले नहीं चला। जैसे मैक्सिमो में पीआरआई थी, है ना, ये अनफेयर तरीके से इलेक्शन जीत जाती थी, जबकि इलेक्शंस तो होते थे लेकिन वो ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं था। बाकी 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, हर एडल्ट सिटीजन के लिए एक वोट देने का अधिकार है, और हर किसी का वोट का वैल्यू भी इक्वल है, ठीक है। दिस एंश्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी, मतलब भाई हर इंसान है, एक वोट एक बराबर, सब चीज होनी। ये नहीं कि कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ मैटर नहीं करता, लड़का लड़की मैटर नहीं करती। जैसे सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को तो अलाउड ही नहीं था बहुत सालों तक वोट देना, ठीक है ना। एस्टोनिया, people from the Russian minority had difficult getting citizenship and thus couldn't vote easily। एस्टोनिया एक जगह है जहां पर रशियन माइनॉरिटी है, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती थी वहां नागरिकता मिलना, और फिर वो वोट भी आसानी से नहीं दे सकते। फिजी में मोस्टली इंडियन रहते हैं, आपने फिजी एक जगह सुनी होगी, फिजी, जहां पर इंडियन रहते हैं। तो पता है आपको, पता है क्या वहां सीन है, जो इंडियन रहते हैं ना वहां पे, और जो फिजियंस लोग हैं, जो वो लोग और इंडियन लोग का वोट का वैल्यू सेम नहीं है। जैसे मान लो एक की वोट की वैल्यू एक है तो किसी की मान लो आधी है, ऐसा सीन है वहां पे, ठीक है ना। लेसन क्या है, हर नागरिक को बराबर अधिकार मिलना चाहिए अगर वो उस देश का नागरिक है तो। इसके बाद चौथा, रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। लॉ के लिए क्या कानून है और अधिकारों के लिए क्या रिस्पेक्ट है, ये डेमोक्रेसी में होना चाहिए। जैसे कि हर इंसान, चाहे वो लीडर हो चाहे वो कुछ भी हो, उसको जो भी रूल बने हैं हर इंसान के लिए, उसको भी वो रूल फॉलो करने पड़ेंगे, भले वो मंत्री क्यों ना हो। जो अधिकार है लोगों के, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी, या एक्सप्रेशन की आजादी, या धर्म की आजादी, ये सब प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है ना। पीपल मस्ट बी एबल टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, प्रोटेस्ट पीसफुली एंड डिमांड जस्टिस। अगर लोग सरकार के डिसीजन से खुश नहीं है तो वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं चाहे तो, या पीसफुली डिमांड कर सकते हैं जस्टिस। एग्जाम्पल, इन अ रियल डेमोक्रेसी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट, जैसे एक रियल डेमोक्रेसी इंडिया में माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, और मीडिया फ्री है और इंजॉय करती है फ्रीडम और डिग्निटी को, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, कि एक लोग, देखो फीचर मतलब समझ, आप बताओ फीचर का मतलब क्या होता होगा वर्डने का? अरे जैसे लड़का लड़की में बात नहीं करते, ज्यादातर ये मम्मियाँ या बुआ मौसी ये सब करती हैं, कह रहे उसके नए नक्श बड़े अच्छे हैं, फीचर्स बड़े अच्छे हैं। या कोई चीज आप खरीद के लाते हो तो आप उसके फीचर्स की नहीं बात कर रहे, इसके फीचर्स बड़े अच्छे हैं, इसमें ये चीज है वो चीज है। तो जो हमारा लोकतंत्र है ना, उसका कैसा फीचर है, क्या उसके अंदर हैं चीजें। इट डज नॉट मैटर कि चीजें अच्छी हैं बुरी हैं, लेकिन क्या चीजें हैं, फीचर्स कैसा है वो। तो जो हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे हम समझेंगे कि
फीचर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल या स्वभाव है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एक देश को ट्रूली डेमोक्रेटिक बता सके। अगर मैं आपसे कहूं कि जो पाकिस्तान में जनरल जो भी था, जनरल मेजर जो भी था, उसने जब आर्मी लाया वो, तो उसने काइंड ऑफ एक तरीके से वहां पे डेमोक्रेसी फील नहीं हो रही आपको, क्योंकि जो भी बनेगा लीडर उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, एट लास्ट डिसीजन तो वही बंदा लेगा, चलनी उसी की है। तो आप कहोगे भैया ये ना डेमोक्रेसी वाली फील नहीं आ रही, यानी कि इसमें हमें ना डेमोक्रेसी का फीचर नजर नहीं आ रहा। या एक इलेक्शन हो रहे हो और इलेक्शन फ्री और फेयर ना हो, उसमें जबरदस्ती फोकस किया जाए एक ही पार्टी को जिताने का, हर लोग इसी पे रोल प्ले करें, तो आप कहोगे कि भैया यहाँ ना हमें डेमोक्रेसी का फीचर नजर नहीं आ रहा। तो डेमोक्रेसी का फीचर क्या होता है, कैसी होनी चाहिए डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेसी का क्या स्वभाव है, कैसी दिखती है डेमोक्रेसी, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो जस्ट होल्डिंग इलेक्शन इज नॉट अ रियल डेमोक्रेसी, है ना, उसमें कुछ रूल्स और वैल्यूज होते हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहला ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्ट रिपीट हो रही है चीजें। मेजर डिसीजन जो होते हैं वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। जो भी बड़े से बड़ा डिसीजन हो कौन लेगा? भाई जो सरकार चुनी है लोगों ने, वही तो डिसीजन लेगी। यानी कि लोकतंत्र में जो लीडर्स हैं, जो लोगों के द्वारा चुने गए, उनके पास पूरा पावर है, अथॉरिटी मतलब पावर, कि वो डिसीजन ले सके। अनइलेक्टेड पीपल जैसे कि राजा, जनरल, ये सब इसको नहीं चला सकते। जैसे कि पाकिस्तान में हुआ, जो परवेज मुशर्रफ था उसने पावर सीज करी 1999 में आर्मी यूज करके, और तो जो उसने ना संविधान कानूनी बदल दिया था ताकि वो अपने आप को ज्यादा पावर दे सके, और इलेक्शन उसके बाद रखे उसने, लेकिन पावर जो थी ना वो आर्मी के पास ही रही थी, वो एक डेमोक्रेसी नहीं रही। मतलब सबसे पहले उसने इंटरफेयर करा, कानून बदले, और कानून बदलने के बाद उसने ऐसा कानून बना दिया कि दिखेगा सबको यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, ये हमारा प्रधानमंत्री है, लेकिन ये नाम का है, असली पावर तो मेरे पास ही है। की पॉइंट क्या है, एक कंट्री लोकतंत्र नहीं कहलाई जाएगी अगर उसके डिसीजन ही वो बंदा जिसको आपने चुना है वो ना ले। ऐसा ना एक और कहा जाता था, जब क्या कहते हैं, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपको पता होगा, हमारे प्रधानमंत्री बने थे कुछ टाइम तक, तो ऐसा कहते थे कि उन्हें ना वो चलाते हैं, गांधी फैमिली चलाती है उसे। उस टाइम पर कौन थी? सोनिया गांधी थी मेरे ख्याल से। तो कहते थे कि सोनिया गांधी इन्हें रूल चलाती, कि अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, कठपुतली बना रखा था, ऐसा कहते थे। इसलिए आप देखते थे मनमोहन सिंह बड़े शांत रहते थे। हाँ देखो, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर या फिर जो उन्होंने हमारी इकोनॉमी के लिए करा है वो बहुत बड़ी बात है। हमारी इकोनॉमी रिफॉर्म्स जो पॉलिसी बनी है 1991 से, जो हमारी इकोनॉमीज में चेंज आए थे, वो सब उन्हीं की वजह से आए थे, और बहुत बुरा हाल था इंडिया का एक टाइम पे, तो उनका योगदान कभी ना भूलें आप। ठीक है, बाकी दूसरा फीचर आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। एक लोकतंत्र में इलेक्शंस फ्री होने चाहिए। फ्री मतलब हर इंसान वोट दे बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी डर के, उसके पास आजादी है बिल्कुल, मतलब अच्छा फील करके वो वोट दे। फेयर मतलब हर किसी के पास बराबर चांस हो विनिंग का। ऐसा हो ही ना कि यार इसके पास तो मौका ही नहीं है बराबर जीतने, मतलब सामने आप, मतलब मौका बराबर, देखो ऐसा हो सकता है कि दो पार्टीज आराम से खड़ी हो, कोई ज्यादा पावरफुल हो कम पावरफुल हो उससे मैटर नहीं करता, पब्लिक सपोर्ट किसके पास है ये, और वो पब्लिक सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी सबके पास बराबर है कि यार मैं भी अपना पक्ष रखूं, सब लोग मेरी बात भी सुने ताकि मैं भी जीत सकूं। कॉम्पिटिटिव, वोटर शुड हैव अ रियल चॉइस। वोटर्स के पास रियल चॉइस होनी चाहिए, जिसे वो चाहें उसे जिता सके। ठीक है ना। बाकी जैसे मैक्सिको में हमने पढ़ा था, पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो थी, ठीक है ना, ये रूल करी थी 71 साल तक। इलेक्शंस यहाँ रेगुलरली तो होते थे, लेकिन गवर्नमेंट अनफेयर तरीके से जीत जाती थी बार बार। टीचर्स को फोर्स किया जाता था स्कूलों में, टीचर्स को, कि बेटा पीआरआई हमारी पार्टी को सपोर्ट करो। ठीक है ना। और जो इलेक्शन कमीशन थी वो आजाद नहीं थी। इलेक्शन कमीशन समझते हो ना? इलेक्शन कमीशन क्या होती है? इलेक्शन कमीशन होती है जो एक देश में इलेक्शंस करवाते हैं, जो एक देश में इलेक्शन करवाते हैं। अब आप सोचो, जो इलेक्शन करा रहे हैं इस देश में, वही अगर पार्टी से मिले हुए हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमारे गवर्नमेंट में भी जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कोई उसका रोल नहीं होता गवर्नमेंट से। वो गवर्नमेंट को फटकार लगा सकती है, गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही है इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी, वो उसको भी डांट सकती है। तो ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन वहां की आजादी नहीं थी, इंडिपेंडेंट ही नहीं थी, वो सरकार पे
होगी सरकार के साथ मिली जुली। सो इट वॉज नॉट अ रियल डेमोक्रेसी, तो वो एक रियल डेमोक्रेसी नहीं थी, ठीक है ना। की पॉइंट क्या है कि इलेक्शन जो है ना ऐसे होने चाहिए वो जेन्युइन अपॉर्चुनिटी मिले कि रूलर्स अगर चेंज होना चाहे, मतलब अगर कोई किसी को हराना चाहे, अब वो उसकी पार्टी नहीं चाहता हो तो वो ऐसा पा सकता है। तीसरा फीचर हमने पढ़ा था 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। हर इंसान के पास, जो भी एडल्ट सिटीजन है उनके पास एक अधिकार हो वोट देने का, और हर वोट की वैल्यू भी बेटा बराबर हो, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की डेफिनेशन होती है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो भी इंसान 18 साल की उम्र से हो, डज नॉट मैटर किस जात बिरादरी से, किस धर्म का है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, शादीशुदा है या बिना शादीशुदा का है, लंगड़ा है, कोई भी उसके डिफेक्ट है, इट डज नॉट मैटर, वो इंसान वोट दे सकता है, उसके पास अधिकार है। एग्जाम्पल जहां पर ये वॉयलेट हो रही थी, सऊदी अरेबिया, वुमेन्स को तो क्या कहते हैं, वोट ही देने का अधिकार नहीं था, नॉट डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक ही नहीं हुआ। एस्टोनिया रशियन था, रशियन माइनॉरिटी के पास वोटिंग अधिकार ही नहीं थे। फिजी, फिजी में आप देखोगे जनरली अनइक्वल था अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के। इंडियन की बात कर दी थी मैंने, आपको बताया मोस्टली जब अंग्रेज, बेटा टापू है ये, एक ध्यान रखना, ये एक टापू है। जब अंग्रेज इंडिया को वहां पे जाके कंस्ट्रक्शन, खेती बाड़ी, मजदूरी लेके गए थे ना, वहां बसने लग गए थे हमारे इंडियंस, तो वहां पे अभी भी फिजी में बराबर वोटिंग राइट्स नहीं है इंडियंस को, ठीक है। इंडिया के अंदर हर नागरिक 18 साल का हो वोट कर सकता है, एक इंसान है, एक वोट है, एक वैल्यू मानी जाएगी, और यही ट्रू डेमोक्रेसी कहलाती है, ठीक है बेटा। चौथा रूल आता है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ठीक है ना। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर जो भी लीडर हैं उन्हें लॉ को फॉलो करना है, ठीक है ना, और जो भी कानून है उसके पास हाईएस्ट अथॉरिटी है कि वो जो भी नागरिक हैं लोगों के, जैसे मान लो कोई भी अगर आपके अगेंस्ट में हो, इलेक्शन लड़ रहा हो या कुछ भी हो, तो उनके पास आज़ादी हो स्पीच की, ठीक है ना, उनके पास आज़ादी हो प्रोटेस्ट करने की, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, सरकार कुछ गलत कर रही है, उनके खिलाफ बोलने की, या इक्वालिटी का लेना का अधिकार है, हर इंसान को बराबर ट्रीट करा जाए, इस चीज़ का इक्वालिटी है, और वोट देने का अधिकार है। ये अधिकार सबके प्रोटेक्ट हो जाने चाहिए, सबको ये अधिकार प्रोटेक्ट किए जाने चाहिए, जिससे हम इंसान अपने आप को फ्रीली महसूस कर सकें और हर चीज़ फ्रीली कर सकें। इंडिया की अगर हम बात करें, अगर कोई भी अधिकार वॉयलेट हो सकता है आपका, अगर आपको लगे कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिल रही, बोलने का अधिकार नहीं मिल रहा, या आप प्रोटेस्ट करना चाह रहे हो, आपको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, या आपको इक्वालिटी नहीं मिल रही है, भेदभाव हो रहा है आपके साथ, या अगर आपको वोट नहीं दिया जा रहा, तो आप बेटा क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, केस कर सकते हो। लेकिन एक तानाशाह अगर देश हो जाए, किंग जोंग उन, आपने देखा एक किंग जोंग उन के देश की एक ऐसी कहानी है, पता है आपको, अगर आपका घर जल रहा है, तबाह हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहले उनकी और उनके, सबसे पहले आपको, आपके घर जल रहा हो तो आपको अपने दादा और अपने पापा की फोटो नहीं, आपको पहले उसके पापा, मतलब उसके और उसके दादा की फोटो पहले बाहर लेके जानी है। वरना अगर अगर वो देखा आप घर जला हुआ है और घर में उसकी फोटो जली हुई है, किंग जोंग उन, मतलब वो आपको ना, उसके बाद तो फिर आप सोचो क्या हो जाएगा। आप देखो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो गए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, नॉर्थ कोरिया गए हुए हैं, आप कभी उनका वीडियो देखना जाके। एक एक है यात्री डॉक्टर, आपने किसी, अगर यूट्यूब पे आप सर्च करो तो एक यात्री डॉक्टर, एक यूट्यूबर है, बहुत पहले वो नॉर्थ कोरिया गया हुआ था। तो वो ना जनरली क्या होता है, उसने बता रखा था, जब आप बाद में आया था उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था, तो वो ये सारी बातें बता रहा था। तो और बहुत सस्ता देश है वो, बहुत ज़्यादा सस्ता देश, मतलब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा, और आपको ऐसा नहीं बकायदा पूरा घुमाया जाता है, लेकिन आपके साथ हमेशा हर वक्त गाइड गाइड आपके साथ रहेगा, है आप कोई चीज़ गलत अलग ना कर, तो सब चीज़ आपको नॉर्मल लगेगी उस देश में, लेकिन वो सिर्फ घुमाएंगे उसी उसी जगह जहाँ पर, समझ रहे हो ना, क्या सेंट्रल लोकेशन बना रखी है, वहीं पे वो आपको घुमाएंगे फिराएंगे। बाकी की पॉइंट ये है, डेमोक्रेसी इज जस्ट नॉट अबाउट वोटिंग। डेमोक्रेसी मतलब ये नहीं सिर्फ वोट दे दो, आपके पास अधिकार है आज़ादी का, जस्टिस मिलने का, आपको रिस्पेक्ट मिले आपके जो भी इंडिविजुअल अधिकार हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद अगला सवाल आता है, वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों, क्यों राजा का शासन नहीं होना चाहिए, क्यों तानाशाही नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग तो देखो हमारे इंडिया में ऐसे हैं, नरेंद्र मोदी को कहते हैं ये तानाशाही कर रहा है, तानाशाह चला रखा हमारे देश में। देखो अगर ऐसा होता तानाशाही, तो इस साल 400 सीट तो आई जाती, या उससे ज्यादा सीटें आ जाती। आप देखो अगर लोग पसंद नहीं करते सरकार को, तो आपने देखा है इस साल मेजोरिटी भी नहीं ले पाई थी बीजेपी, 240-39 वोट सीट्स पे ही रह गई थी, और मेजोरिटी के लिए 282-83 सीट चाहिए।
तो ये भी नहीं क्रॉस हो पाई। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, हमारे इंडिया में ट्रूली डेमोक्रेसी है। तो अब सवाल है वाई डेमोक्रेसी। तो ये सेक्शन एक इंपॉर्टेंट सवाल पैदा करता है कि डेमोक्रेसी क्यों सबसे बेस्ट गवर्नमेंट मानी जाती है। सरकार या तो आप राजा वाली चला लो, या तानाशाह वाली चला लो, या फिर आप ये लोकतंत्र वाली चला लो जहां हर इंसान राजा बन सकता है। तो ये सबसे बेस्ट क्यों मानी जाती है, तो ये हम एक्सप्लेन करेंगे इसके फायदे से कि ये बाकियों से क्यों बेहतर है। तो देखो, डेमोक्रेसी हमें अधिकार देती है हम अपना रूलर चुन सके। क्या तानाशाह में ऐसा हो सकता है? नहीं। अब जैसे मान लो आप इंडियन क्रिकेट टीम देखो, क्रिकेट टीम देख रहे हो आप, और आप 4 प्लेयरों को कंसीडर कर रहे हो, और आप देख रहे हो यार ये 4 प्लेयर में इसको कैप्टन बनना चाहिए, और कैप्टन किसी और को बना दिया हो, आप क्या कहोगे? ये क्या बात हुई, ये तो कैप्टन बनने लायक नहीं है, ये ऐसे बना दिया वैसे बना दिया। वो एक डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपने खुद से डिसाइड करा है ना, कोई इलेक्शन तो नहीं है ना। लेकिन डेमोक्रेसी में यू हैव द राइट सो दैट यू कैन चूज योर लीडर्स, और अगर आपको दोनों पसंद नहीं आ रहे तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हाँ, आपके पास अधिकार है, अगर जो भी सामने खड़ा हुआ है तो आपके पास पूरा अधिकार है, आप जिसको जिताना चाहो उसको जिताओ, कोई आपको मना नहीं कर रहा। तो डेमोक्रेसी के अंदर पीपल आर द रियल रूलर्स, लोग ही, आम जनता ही रियल रूलर्स होते हैं, ठीक है ना। दे हैव द पावर टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, हम ही आम आदमी, हम ही लोगों के पास पूरी शक्ति है कि हम अपना जिसको भी लीडर चुनना चाहें चुन सकते हैं। अगर हम खुश नहीं है किसी से तो हम सरकार भी बदल सकते हैं, जो हमने दिल्ली में करा। क्या करा दिल्ली में? केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी है वो हार गई ना, बीजेपी वापस पावर में आ गई। तो ये क्या है, वी वर अनहैप्पी विद द गवर्नमेंट, तो इसीलिए हो सकता है हमने वो सरकार बदल दी हो। जैसे एग्जांपल, इंडिया में अगर लोग खुश नहीं है रूलिंग पार्टी से तो वो किसी और पार्टी को वोट दे देंगे। चाइना में आप ऐसा नहीं कर सकते, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास अधिकार ही नहीं है, हमेशा एक ही पार्टी रहती है, कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी के 2 नेता आपस में लड़ते हैं, मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा, इस तरीके से। सबसे अलग फीचर ये है डेमोक्रेसी का कि सबसे बेहतरीन या सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि वहां पर जो सरकार बनाई जाती है या लोगों को जो आप वोट देकर चुनते हो वो आप खुद से चुनते हो। यानी कि यहाँ पर हम लोग रूलर्स को जो इलेक्ट करते हैं वो हम ही लोग इलेक्ट करते हैं, कोई ऐसा नहीं कि किसी को भी बना दो। बाकी बेटा दूसरा पॉइंट कि डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है या फायदे क्या है डेमोक्रेसी के, तो ये हमें लोगों को अधिकार देता है कि हम डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट कर सकें। मतलब डेमोक्रेसी लोगों को अधिकार दे रहा है कि वो डिसीजन लेने में मदद या फिर डिसीजन लेने में हेल्प कर सके। जैसे सिटीजन, नागरिक हैं, वो अपने ओपिनियंस, जो भी उनके विचार हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, या प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर कोई सरकार पसंद नहीं आ रही, या फिर उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि ये तो गलत डिसीजन लिया, ऐसा कर रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार को समझ आ जाता है कि लोग हमसे खुश नहीं है। जैसे, और लोग कैसे इलेक्ट कर सकते, लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लो आपको एक सरकार का डिसीजन पसंद नहीं आ रहा, तो अब आप कैसे, आपके अधिकार है कि कैसे आप उनके डिसीजन में मदद कर सकते हो। या फिर एक सरकार जब भी कोई कानून लाती है तो जनरली जायज बात है ना, आपने ही तो उसे जिताया है, आपने ही तो वोट दिया, वो जीती है, तभी तो जो वो कब चीजें करेगी। जैसे मान लो मैं एक लीडर बनना चाहता हूँ, मैं आपको पहले बोलूंगा कि बेटा, मैं मैनिफेस्टो, मैं आपको बोलूंगा कि बेटा अगर आप मुझे वोट दोगे मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप खुश हो गए, फिर कोई और आके भी बोला, आपको लगा कि यार ये जो बोल रहा है ना दूसरा बंदा, जो कोई और आया होगा, ये वो चीजें नहीं बोल रहा जो हमें चाहिए, जो भैया ने बोला वो हमारे लिए सही है, हमारे को थोड़ी ज्यादा काम की है, तो हम क्यों ना इन्हें वोट देकर जिता दें, और ये फिर हमारे लिए वही चीज करेंगे और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। आप लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं जीत गया, तो आप आम आदमी हो, आपने पार्टिसिपेट करा। कल को मैं कानून बनाऊंगा तो ये किसका पार्टिसिपेशन है? मेरा पार्टिसिपेशन है? नहीं, आपका पार्टिसिपेशन है। अगर आप मुझे जिताते ही नहीं, मैं कानून नहीं लाता, जो मैंने बोला तो मैं वादा पूरा ही नहीं करता। अब आप बोलोगे भैया ये तो बात होती ही नहीं है डेमोक्रेसी में, लोग कह तो देते हैं कि हाँ जी मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पर बाद में तो कुछ करते। देखो वो अलग चीज है, प्रैक्टिकली हो क्या रहा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यही तो आप समझाना चाह रहा है आपको डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी के अंदर है ना, लोग कैसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब जरूरी थोड़ी ना है कि आप सरकार चाहते थे जो जीते और वही जीते, कोई अपोजिट जीत जाए और वो ऐसा। मान लो मैंने तो आपको बोला, आपने कहा ठीक है भैया को वोट दे देंगे, भैया जिता देंगे, भैया जीत जाएंगे, फिर भैया वही चीज करेंगे जो उन्होंने हमारे लिए कहा।
अब मैं हार गया, मान लो मैं जीत ही नहीं पाया, कोई और जना जीत गया, अब वो पॉलिसी लाएगा जो उसने आपको बोली थी और आपको पसंद नहीं आई थी, और मान लो आपको कोई पॉलिसी बहुत ही बेकार लगी, तो आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैसे? पब्लिक डिबेट करके, प्रोटेस्ट करके, ये क्या बना दिया कानून, ये हटाओ हटाओ, हमारी मांगे पूरी करो, बंद करो बंद करो, इस तरीके से डराने करोगे। या मीडिया का काम क्या है, जो भी सरकार कानून ला रही है, जो भी चीजें हो रही हैं, उसको दिखाया जाए, बताया जाए सबके सामने। या फिर प्रोटेस्ट या कैंपेन, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अगर कोई सरकार का कानून पसंद नहीं आ रहा जो उनके अगेंस्ट में, वो प्रोटेस्ट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे सरकार को, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। समझ में आया? तो पहला फीचर क्या था? पहला फीचर था लोकतंत्र हमें अधिकार देता है रूलर्स को चुनने का, और दूसरा, लोकतंत्र हमें अधिकार देता है कि लोग पार्टिसिपेट कर सकें डिसीजन मेकिंग में। ठीक है? अच्छा, इसका एक एग्जांपल है, फिर अगला पढ़ते हैं। इंडिया के अंदर लोग प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द इश्यूज लाइक प्राइस राइज, पैसा बढ़ जाए, या करप्शन हो जाए, या इनजस्टिस हो। कभी भी आप देखते हो रेप या कुछ भी चीजें होती है तो छूटते क्वेश्चन आता है कि कैसा कानून क्यों नहीं बना रहे जो बढ़िया हो, ये वो, इस तरीके से। या कोई भी चीज आप फेस करते हो हमारे देश में, तो आप क्या चाहते हो कि कुछ बढ़िया कानून हो जो सबके अगेंस्ट हो। लेकिन अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जो जैसे आप बोला वैसे आपको चांटा पड़ेगा, भगा देंगे, जेल कर देंगे। और समझ लो ना? तो डेमोक्रेसी आपको अलाउ कर रही है कि आप ओपनली डिस्कशन कर सकते हो, बातें कर सकते हो, कोई सरकार पसंद आ रही बोल सकते हो, नहीं आ रही नहीं बोल सकते। और लोग जो है वॉइस देते हैं कि कैसे वो गवर्न किए जाने चाहिए, मतलब कैसे उन्हें देश चलाए, एक सरकार उनके लिए देश चलाए। तीसरा जो है कि ये फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं डेमोक्रेसी। फीचर तो नहीं कहोगे, फीचर में भी आ जाती हैं कुछ चीजें, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो आपको ये बता रहा है कि डेमोक्रेसी होने से क्या क्या होता है। तो तीसरा पॉइंट है कि डेमोक्रेसी ना प्रमोट करती है इक्वालिटी और जस्टिस। कहता है डेमोक्रेसी के अंदर हर नागरिक को बराबर माना जाता है कानून की नजर में, किसी को भी कानून के ऊपर नहीं माना जा सकता कि हाँ जी इसके लिए कानून फॉलो नहीं होंगे। कोई भेदभाव नहीं होगा रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, अमीर गरीब के बेसिस पे, या लिंग के आधार पर, लड़का लड़की के आधार पर। ये आपको कहना चाह रहा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, इस तरीके से। एग्जाम्पल, इंडिया में जो हमारा संविधान है वो गारंटी करता है हर इंसान कानून की नजरों में बराबर और सबको फंडामेंटल राइट्स दे रखे है ना, मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया में जो मैन होते हैं रॉयल फैमिली से, उन्हीं के पास पावर होती है, इक्वालिटी है ही नहीं वहां पे, है ना। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, जिसमें हर इंसान को सेम तरीके का दर्जा दिया जाता है, मैटर नहीं करा जा सकता कि वो कैसा है, अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, ठीक है ना, लंबा है, छोटा है, हर इंसान कानून की नजर में एक बराबर है। चौथा कहता है डेमोक्रेसी इंप्रूव करता है हमारे डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कहता है डेमोक्रेसी में जो डिसीजन निकलते हैं, किसी चीज को लेकर कोई परेशानी आती है तो किसी चीज का हल निकालना पड़ेगा, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो कहता है जो सॉल्यूशन है ना वो स्लो निकलते हैं लोकतंत्र में, लेकिन वो स्लो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि उस पर ज्यादा से ज्यादा बहस हो रही है, डिस्कशन हो रहे हैं, लेकिन केयरफुल और बढ़िया तरीके से चीजें उसमें निकल रही है, बिकॉज हर इंसान को वहां कंसीडर किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कानून पास करा गया तो पहले पार्लियामेंट में उस पर डिबेट, बहस चलती है, कानून पास नहीं करने देते, फिर पब्लिक जनताओं में डिस्कशन चलता है, फिर मीडिया भी उसको कवर करती है, नया कानून आया है, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ऐसे ऐसे। लेकिन लोकतंत्र में जैसे मान लो किंग जोंग उन भाई साहब हैं, वो रात को सो रहे हैं और सोते में उनके सपनों में एक लाल कलर आ गया, उन्हें डर लग गया, डर गए वो एकदम से। अब बाहर गए, वो सुबह उठे तो उन्होंने कहा आपसे लाल कपड़ा कोई नहीं पहनेगा, मुझे लाल कपड़ा पूरे देश में दिखना नहीं चाहिए, कानून बना दिया, साइन कर दिया, पास। लेकिन यहाँ मान लो अगर नरेंद्र मोदी साहब को ऐसा ख्यालात आ जाए मन में, तो आप बोलोगे नहीं जी मुझे तो लाल पसंद है, मैं तो पहनूंगा, ये तो मेरे फ्रीडम के खिलाफ है ना, ये तो राइट अगेंस्ट फ्रीडम है, मैं तो केस कर दूंगा। समझ रहे हो? ये एक प्रॉब्लम है ना। ये अनफेयर हो सकता है और हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसी के बेटा फायदे भी होते हैं। जब डिसीजन देश के भले के लिए जल्दी जल्दी निकलते हैं तो चाइना जैसी हालत भी तो होती है फिर,
चाइना भी तो देखो कितनी जल्दी आगे बढ़ गया, जल्दी डिसीजन आए, जल्दी पॉलिसीज करी। लेकिन भुखमरी स्टेज में आ जाए तो उसे फर्क भी नहीं पड़ रहा कौन मर रहा है, मरो मरो कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं है, वो एक एक डिसीजन ऐसे निकालेंगे जहां पर किसी का नुकसान ना हो रहा हो। तो डेमोक्रेसी हमारा जो डिसीजन हम लेते हैं उसकी क्वालिटी को बेहतरीन कर देता है ना, जब भी हम कोई लॉन्ग डिस्कशंस करा करते हैं। इसका अगला पॉइंट, डेमोक्रेसी हमें अलाउ करती है हमारी गलतियों को ठीक करने में। जैसे एक डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी गवर्नमेंट परमानेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। मतलब अगर लीडर ने गलती करी, लोग उसे क्रिटिसाइज करेंगे, गलत कहेंगे, और उन्हें अगले इलेक्शन में हटाया भी जा सकता है और नई पॉलिसीज भी बनाई जा सकती है। जैसे इंडिया पाकिस्तान की भी छोटी सी जो नोकझोंक हुई थी, जहां इंडिया ने मिसाइल गिराई है, बहुत से लोग इंडिया से खुश नहीं थे, प्रधानमंत्री से। क्या जी इतनी जल्दी आपने सीज फायर क्यों अलाउ करा, पाकिस्तान को इस बार अच्छे से लपेट देते, बढ़िया कर देते, मजा आ जाता। पहले 1971-72 में जब बांग्लादेश पैदा हुआ, जब आपने लड़ाई छेड़ी इंदिरा गांधी ने, और अब एक और पाकिस्तान का बच्चा पैदा कर दो, बलोचिस्तान, थोड़ा बहुत सुना होगा आपने, है ना। तो था, लोगों की डिमांड्स थी, चाहते थे लोग ऐसा हो। या फिर इतना तो होता कि बार बार ये हर 2-3 साल बाद गंदी गंदी हरकतें जो करता रहता है, ये ना हो। तो अगर आपको कोई डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा, आप हटाओ सरकार को, अगले साल कोई और, मतलब अगले 4-5 साल बाद जब भी इलेक्शन हो। अगर एक पार्टी पावर का मिसयूज करती है तो वो हार भी सकती है अगला इलेक्शन, जैसे कि 2014 और 2019 की बात बता रहा है, इन कंट्रास्ट इन डिक्टेटरशिप, ठीक है ना। 2014 में यही हुआ था बेटा। 2014 से पहले किसकी सरकार थी पूरे देश में? कांग्रेस। कांग्रेस को हराया बीजेपी ने, 2014 में रूलिंग पार्टी बनी, और लोगों का भरोसा कायम रहा तो 2019 में भी बनी, और फिर भरोसा कायम रहा तो तीसरी बार 2024 में भी बीजेपी की सरकार बनी रही थी। हाँ, मेजॉरिटी नहीं ले पाई थी, ये भी ध्यान रखना, मेजॉरिटी नहीं ले पाई थी। आगे चलते हैं बेटा। रूलर जो है वो स्टे करता है पावर में फॉरएवर में, मतलब डिक्टेटरशिप की बात बता रहे हैं कि डिक्टेटरशिप में तो रूलर हमेशा पावर में ही रहता है, कोई उससे क्वेश्चन नहीं कर सकता। किसी की शक्ल उसे पसंद भी नहीं आई ना, वो मरवा भी सकता है, ये कह के कि मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं आई, फर्क नहीं पड़ रहा ना, कोई है ही नहीं कहने वाला कुछ। डेमोक्रेसी आपको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है जहां आप डील करते हो मिस्टेक्स से, परेशानियों से, अपनी चीजों से। गलत डिसीजन है तो उसे ठीक करा जा सकता है, लेकिन एक तानाशाह में एक इंसान अपनी गलती कैसे मान सकता है कि मैंने गलत करा। अगला एक फायदा डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी डिग्निटी देती है और आजादी देती है लोगों को। मतलब लोग रिस्पेक्टेड और वैल्यूड फील करते हैं, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे वो लोअर कास्ट हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी समाज हो, कहीं से भी हो, हर इंसान इक्वल है और रिस्पेक्टेड है, समझ रहे हो, कानून की नजरों में। एंड दिस हैपेंस ओनली इन द केस ऑफ डेमोक्रेसी। हिटलर को जानते हो ना, आप पढ़ोगे अभी 9th क्लास में हिटलर के बारे में। हिटलर जो था, आर्यंस, गोरी गोरी आंखें, गोरी गोरी चमड़ी, ऐसे लोगों को प्रमोट करता था, ऐसे बच्चे पैदा करो, और तो वो कहता था। और जो यहूदी हुआ करते थे, यहूदी ज्यूज, उन्हें मार देता था, पीटता था, उन्हें मरवा देता था, भगा देता था अपने देश से। क्यों? क्योंकि वो उस कैटेगरी का नहीं होगा, पसंद नहीं उसे ये समाज के लोग, या काले लोग उसे पसंद नहीं थे, इंडियंस थे, मुस्लिम्स थे, अफ्रीकन्स थे, उन्हें अपने देश से भगा दिया। क्यों? पसंद नहीं है उसे। उसके पसंद नापसंद से क्या होता है जी? बिल्कुल वही देश चला रहा है, क्या कर सकते हैं, है ना। ये चीज समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो अगर एक देश में लोकतंत्र है ना, तो कोई आपके साथ अगर कुछ गलत बर्ताव कर रहा है तो आपके पास अधिकार है, आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो, कोर्ट में केस कर सकते हो। आपको रिस्पेक्टेड फील का होना चाहिए, आपको वैल्यूड फील होना चाहिए, ठीक है ना। हर इंसान के ओपिनियन मैटर करते हैं, भले ही वो गरीब हो या उसकी आबादी कम हो, माइनॉरिटी में क्यों ना आता हो। उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट है, फ्रीडम टू लिव विद डिग्निटी है, ठीक है। रिस्पेक्टेड मतलब जिंदगी अच्छे से जी सकता है। इंडिया के अंदर अगर एक गरीब किसान भी है ना, वो भी सरकार के खिलाफ बोल सकता है अगर सरकार अच्छा काम ना करे, सरकार,
लेकिन एक मोनार्की जहाँ राजा है या मिलिट्री रूल है, जहाँ मिलिट्री रूल कर रही है, वहां पे इंसान के पास कोई आवाज नहीं है, चुपचाप काम करो वरना। तो डेमोक्रेसी में जैसे वुमेन, औरतें हो गई या दलित हो गई या जिनकी आबादी कम है, वो भी एक उनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, भले ही अगर ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम से। जहां पर नॉन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है, वहां से जहां पर डेमोक्रेसी है वहां उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज नॉट अ परफेक्ट बट बेटर देन अदर्स। डेमोक्रेसी परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मोनार्की और डिक्टेटरशिप दोनों से ही बेहतर है। क्यों? स्लो डिसीजन निकलते हैं बट अच्छे निकलते हैं, किसी के लिए नुकसान नहीं होता। कभी कभी लीडर जो है ना, वो सिर्फ वोट के लिए काम करते हैं। जैसे इलेक्शन आने लगता है, आपको पता, रोड, पानी वानी, कोई दिक्कतें दूर नहीं होती। गलियों मोहल्ले में जाते हैं, देखो जी हाँ दीदी मैंने 5 साल बहुत मेहनत की है ना, तो फिर लेडी से बोलती है चल आ जा, समझ सही आ जा। सम लीडर्स आर करप्ट, कुछ लीडर तो करप्टेड भी होते हैं, चोर चकार बेईमान, पैसा खा जाते हैं। लेकिन फिर भी ये डिक्टेटरशिप से तो बेहतर ही है ना। क्यों? आपके पास अधिकार है उसको चोर बोलने का कि ये सरकार तो चोर थी, बोल सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रही एटलीस्ट आप बोल सकते हो। आप अपने लीडर्स को बदलना चाहो तो बदल सकते हो। दे आर ट्रीटेड इक्वली, आपको बराबर ट्रीट किया जाएगा, है ना। तो इसलिए डेमोक्रेसी इन हर नॉन डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिव से तो बेहतर ही सरकार बनाती है। तो देखो, 2 सवाल है। एक तो हमारा सवाल है कि हम आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए। आर्ग्यूमेंट मतलब बहस, क्यों सही है फॉर डेमोक्रेसी, क्यों लोकतंत्र सही है। और एक है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र के खिलाफ बात करना। आर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या है कि डेमोक्रेसी में हम इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, हर नागरिक के पास जो है पॉलिटिकल राइट्स और आवाज है। ये डेमोक्रेसी हमारे राइट्स और आज़ादी को प्रोटेक्ट रखती है, ठीक है ना। मतलब डेमोक्रेसी आपको फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देती है ना। ये हमें गारंटी करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट, जैसे हमारे को फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। धर्म जो भी हम फॉलो करना चाहें उसकी भी हमें आज़ादी है, कोई हमें रोक टोक नहीं कर सकता। अलाउ पीसफुल चेंज, मतलब पावर इसके अंदर चेंज होती है रेगुलर इलेक्शन होते हुए बिना वायलेंस के। मतलब अगर सरकार चेंज होनी है, इलेक्शन होंगे, जो सरकार हार जाएगी, तो अगर सरकार चेंज हो रही है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई वायलेंस नहीं है, बिल्कुल आराम से वो सरकार अपनी राजगद्दी छोड़ेगी और नई सरकार आएगी। ये कहना चाह रहा है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझते हो? जिम्मेदारी। अकाउंटेबिलिटी, कौन जिम्मेदार है? तो क्या डेमोक्रेसी में जिम्मेदार कौन होता है? ऑब्वियस सी बात है, सरकार। अगर वो कोई गलत कदम उठा रही है तो वो जिम्मेदार है। कैसे पता चलेगा जिम्मेदार है? अगर लोगों को कोई काम पसंद नहीं आया तो वो उसको अगले साल नहीं चुनेंगे वोट इलेक्शंस के लिए, या फिर वोट नहीं देंगे उन्हें। लीडर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना, उन्हें वोट आउट कर दिया जाएगा अगर वो फेल हो गए तो। लोगों की जिम्मेदारी का या फिर जो भी चीज है जिसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर देते। जैसे आपने कल सुना होगा कि जो आईपीएल हुआ उसमें आरसीबी जीत गई, तो आपने देखा होगा वहां पे स्टैम्पेड हुआ है। स्टैम्पीड कहते हैं, भगदड़, भगदड़ में लोग मर जाते हैं ना, तो वो स्टेडियम के बाहर हुआ है। तो अब वो अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना किसी की। तो बहुत से लोग इसमें प्लेयर का फॉल्ट निकाल रहे हैं, अरे विराट कोहली छी गंदा, ये आईपीएल जीत गया आपसे ये होने लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो, वो जो ऑर्गेनाइजर हैं जो उसे अरेंज कर रहे हैं वो लोग, अब वो हो सकती है उसके अंदर टीम भी हो, या सरकार जो उन्हें सिक्योरिटी दे रही है, सब चीजें हैं, वो एक प्रॉपरली मैनेज्ड तरीके से होना चाहिए था। तो अकाउंटेबिलिटी समझ रहे हो, जिम्मेदार कौन है। एनकरेजेस पार्टिसिपेशन, सिटीजन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या कहते हैं, सिर्फ जरूरी नहीं है वो वोटिंग में ही पार्टिसिपेट कर सकते हो, पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है, आप आम आदमी हो इस देश के, तो जरूरी नहीं है सिर्फ आपका वोट देने का अधिकार है, आप चाहो तो आप नेक्स्ट इंदिरा गांधी बन सकती हो, इस तरीके से। समझ रहे हो? मैं जस्ट बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल। प्रमोट सोशल पीस, सोशल पीस का प्रमोशन होता है। मतलब अब जैसे जिस देश में मान लो डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहां एक पर्टिकुलर धर्म, जात, बिरादरी को प्रमोट किया जाएगा, तो क्या सोशल समाज में शांति आएगी? नहीं। तो डेमोक्रेसी की वजह से समाज में सुख शांति रहती है। कन्फ्लिक्ट अगर हो गए तो उन्हें सॉल्व करा जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा पीसफुली, लोकतंत्र के तरीके से।
फोस्टर मतलब बढ़ावा करना डेवलपमेंट को। जायज बात है, गवर्नमेंट एजुकेशन पे फोकस करती है, हेल्थ पे फोकस करती है, समाज का भला करना, वेलफेयर पे फोकस करती है। लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, और वो जेन्युइन बात है। यू कैन नॉट से कि डेमोक्रेसी इज 100% करेक्ट। ये चीज समझ लो इस चैप्टर में, अगर आप ये सोच के बैठे हो तो, क्योंकि आप पे यही क्वेश्चन आएंगे इन दो चैप्टरों से, इन्हीं दो टॉपिक से, कि आपको क्या लगता है डेमोक्रेसी के पक्ष में क्या बातें हैं या डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या बातें हैं। और ये सवाल जरूर क्रिएट किया जाएगा कि नुकसान बताओ, लेकिन फिर भी ये बताओ क्यों सबसे बेहतरीन फॉर्म ये है। तो आर्ग्यूमेंट्स जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये आपको मानना पड़ेगा कि इसके अंदर जो डिसीजन निकल रहे हैं वो बहुत ही स्लो निकलते हैं, स्लो डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, डेमोक्रेसी में टाइम लगता है क्योंकि डिबेट होती है, बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, तो कभी भी कोई भी डिसीजन निकलेगा वो बहुत स्लो निकलता है। रिस्क ऑफ इग्नोरेंस, लोग जो है ना वो अनइन्फॉर्म्ड रहते हैं या इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉल्स प्रोमिसेस ड्यूरिंग इलेक्शन। जो आम जनता है उनको बेवकूफ बनाया जाता है कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, यानी कि आम जनता को इग्नोर किया जाता है। समझ रहे हो, इसके अंदर एक रिस्क है कि आप गलत लीडर को अगर आपने जिता दिया तो हाईली रिस्क है कि वो आपकी चीजों को इग्नोर करेगा। ठीक है ना। ट्राइनी या ट्रीनी ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी कैन इम्पोज इट्स विल ऑन माइनॉरिटीज लीडिंग टू डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो ये एक प्रॉब्लम है, मेजोरिटी ना अपनी इच्छा अनुसार माइनॉरिटी पे अपनी इच्छा अनुसार कुछ कदम या कुछ खराब चीजें उठा सकती है, जिससे डिस्क्रिमिनेशन आ सकता है। और देखो कहीं ना कहीं आप ये चीज दूर कर कितना भी ट्राई कर लो, करने का ये रह ही जाती है, डिस्क्रिमिनेशन मेजोरिटी और माइनॉरिटी पे। अगर कोई एक ऐसा लीडर है जो मेजोरिटी कैटेगरी से है उस देश में, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ट्राई तो करेगा ही ना, अपनी जात बिरादरी या अपना धर्म या अपनी जो भी चीज है उसको ज्यादा इन्फ्लुएंस करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को। करप्शन एंड मैनिपुलेशन, इलेक्शंस जो होते हैं ना वो इन्फ्लुएंस करे जाते हैं मनी, कास्ट और मसल्स पावर से। आपको पता है बेटा, जो इलेक्शन जनरली होते हैं ना, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको ये बताता हूँ। दिल्ली में ना, और जेन्युइन फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, दिल्ली में मोस्टली ना बेटा, मैं किसी चीज को ऐसे नहीं बोल रहा गलत वे में, मोस्टली पोवर्टी वाले लोग, थोड़ी गरीब वाले लोग, ऐसा नहीं कह रहा बहुत अमीर, ऐसा ठीक है, मेजोरिटी बेटा ज्यादातर लोग गरीब ही होते हैं, ये बात आपको पता है। भले एक देश में कितने भी मिलियनियर बिलियनियर क्यों ना हो एक सिटी में, पर वहां गरीब तो फिर भी होंगे ना, गरीबों की आबादी ज्यादा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आप लोकेलिटी में रह रहे हो ना यहाँ, और दूसरी चीज बेटा लोअर कास्ट ज्यादा है। तो अगर यहाँ कभी इलेक्शन हुए तो कौन सा लीडर खड़ा होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर एक लोकेलिटी है, वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर एक ऐसा नेता खड़ा होना चाहिए किसी भी पार्टी से हो जो मुस्लिम हो, क्योंकि वही प्रेफरेबल है, लोग उसी को चुनेंगे। ये एक लोकेलिटी में लोअर कास्ट के लोग ज्यादा हैं, और वहां पर आपने एक ऐसा नेता खड़ा कर दिया जो अपर कास्ट का है, ज्यादा चीजें रिलेट, हालांकि वो पूरी कोशिश करेगा कि डिस्क्रिमिनेशन ना दिखाए वो, बट कहीं ना कहीं लोगों के मन में तो है ना कि यार ये वाला बंदा हमारी जात बिरादरी का है, ये तो समझ रहे हो। तो करप्शन एंड मैनिपुलेशन होता है। इलेक्शन ना इन्फ्लुएंस करे जाते हैं पैसों से, कास्ट से, है ना, मसल्स पावर से, इनसे प्रभावित होते हैं इलेक्शन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते हैं। पब्लिक अपैथी, मैनी पीपल डोंट पार्टिसिपेट एक्टिवली, वीकनिंग द डेमोक्रेसी। एक प्रॉब्लम तो ये होती है आधे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, अरे बाढ़ में जान दो, हम नहीं वोट दे रहे जाके। इलेक्शन में बहुत सारे लोग या फिर डेमोक्रेसी में एक्टिवली लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते। अगर उन्हें लगता है हमारे खिलाफ कोई चीज जा रही है तो उस पर एक्चुअल में ज्यादा बात करते भी नहीं है, ठीक है ना। अपैथी मतलब होता है उदासीनता, वीक फील करना, कमजोर फील करना, इस तरीके, मतलब लोग खुद ही कमजोर बना रहे हैं डेमोक्रेसी को, ऐसा समझ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ा नुकसान है बेटा, ये जरूर लिखना अगर आया तो। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब 2014 से पहले आपको पता है भारत देश में कौन सी सरकार थी, केंद्र सरकार, कांग्रेस। 2014 से आज 2025 हो गया, 11 साल से एक ही सरकार है, बीजेपी। कल को कोई बड़ी बात थोड़ी ना है कि बीजेपी अगले 50-60 साल राज करेगी। हो सकता है अगली बार इलेक्शन हार जाए, या हो सकता है उसके अगली बार हार जाए। इंस्टेबिलिटी आ जाती है इससे,
लीडर बार बार चेंज होते रहते हैं, नई पार्टी आती है, वो 10-10 साल तक तो पुराने का ही रोना करती होती है, फलानी फलानी सरकार ने ये लोन लिया है, हमें वो चुकाना पड़ रहा है, फिर ऐसे वैसे, समझ रहे हो। और इनएफिशिएंसी, कभी कभी ना बहुत मुश्किल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ना डिले करते हैं, और आपको एक्चुअल में अर्जेंट एक्शंस चाहिए, तो जो एक्शंस अर्जेंट होने चाहिए थे, जल्दी निकलने चाहिए थे, कभी कभी इतना प्रोसेस में लेट हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे जाते हैं हमें, जो कि जल्दी होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर हमने बात करी है आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के लिए कि डेमोक्रेसी क्यों सही है, और आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के खिलाफ क्यों गलत है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चढ़ते हैं, जो हमारा है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, अगर आप बुक में देखोगे। मतलब डीपली अगर हम बात करें कि एक्चुअल में ब्रॉड, बड़े शब्दों में या बड़े और डीपली हम बात करें तो क्या मतलब है लोकतंत्र का। बेसिक डेफिनेशन डेमोक्रेसी की तो यही है, एक ऐसी तरीके की सरकार जिसके अंदर रूलर्स को इलेक्ट किया जाए लोगों के द्वारा। लेकिन डेमोक्रेसी जो है ना, वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन हो और लीडरों को चूज करो, सिर्फ इतना ही नहीं होता। यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब होता है उसका, जैसे कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, ये लोकतंत्र में चीजें सवाल आती है। सिटीजन्स को कैसे ट्रीट किया जाएगा, लोगों को उनके अधिकार, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन को कैसे इंश्योर किया जाएगा, दिलासा रखा जाएगा उनको इस चीज का। और डीपली डायमेंशन बात करते हैं रियल डेमोक्रेसी की, ठीक है ना। जैसे सबसे पहला, डेमोक्रेसी इज जस्ट नॉट अबाउट इलेक्टिंग रूलर्स, इट्स अबाउट हाउ द रूलर्स गवर्न। सिर्फ ये नहीं है कि डेमोक्रेसी इलेक्टिंग कर रहा है रूलर्स को, लोकतंत्र से रूलर्स को हम चुन रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है इसके अंदर ये भी है कि रूलर्स को गवर्न कैसे किया जा रहा है, कैसे रूलर्स, कैसे देश चला रहे हैं, कैसे चीजें हो रही है। इफ इलेक्शन हैपनिंग्स रेगुलरली, तो उससे अकेला ये नहीं होगा कि कंट्री लोकतांत्रिक हो गई या डेमोक्रेटिक हो गई। डेमोक्रेसी का तो मतलब ये है कि हमें कानून के हिसाब से लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अधिकारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और लोगों के समाज के भले के लिए काम करना चाहिए। एक कंट्री जहां पे इलेक्शंस अनडेमोक्रेटेड हो, तो जायज बात है, मतलब एक देश है जहां पर इलेक्शंस जो हो रहे हैं ना, वो अनडेमोक्रेटिक हो सकते हैं अगर वहां पे रूल्स फॉलो नहीं किए जाए। मतलब इलेक्शन तो होते हैं हर 5 साल में, लेकिन रूल ढंग से नहीं फॉलो किए जाते, तो ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये अनडेमोक्रेटिक हो गया। या वॉइसेस आर इग्नोर्ड, लोगों की आवाज तो कभी सुनी नहीं जाती, इग्नोर किया जाता है, तो ये ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। अपोजिशन को दबाया जाता है, जो अपोजिट में पार्टीज होती हैं, कुछ भी होता है, उनको दबाया जाता है, तो इसका मतलब ये देश में आप हर 5 साल बाद इलेक्शन तो कर रहे हो, पर ये डेमोक्रेटिक नहीं है। राइट्स को वॉयलेट किया जाता है, जो भी इंसान के अधिकार हैं उनका वॉयलेशन होता है, तो आप ये भी कहोगे कि ये भी सही बात है, ये भी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन करा दो और हो गया काम, नहीं। डेमोक्रेसी में आपको फोकस करना पड़ता है इलेक्शंस राइट्स के साथ साथ, कि ये सारी चीजें भी फॉलो कर रहे हो। एक जो सरकार आई है वो 5 साल में इलेक्शन तो कर रही है, पर वो वर्क कैसे कर रही है, क्या सारे नागरिकों की बात सुनी जा रही है, हर किसी के अधिकार का पालन हो रहा है, तो इस तरीके से। दूसरा, डेमोक्रेसी आपको इंश्योर करती है कि लोगों का फाइनल से क्या है, दैट पीपल हैव द फाइनल से, आखिरी जो भी आखिरी डिसीजन होगा वो लोगों का होगा, ठीक है ना। सोवर्निटी जिसे कहा जाता है। डीपर मीनिंग मतलब एक ट्रू डेमोक्रेसी वही है जहां पर रियल पावर जो है ना वो लोगों के पास हो। कैसे? लीडर्स तो बेटा सिर्फ टेम्पररी केयर टेकर हैं, आज कोई और है कल कोई और रहेगा। अगर वो अच्छा काम नहीं कर सकते तो वोट देम आउट करके हटा दो उन्हें, है ना। पब्लिक ओपिनियन, सिटीजन का प्रोटेस्ट और मीडिया का प्रेशर, ये सब डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करता है। मतलब लोगों के क्या ओपिनियन है, कैसे नागरिक जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे मीडिया जो न्यूज है वो कैसे दबाव डाल रही है सरकार के ऊपर, इससे डिसीजन पता चलता है कैसा है। तो गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, नॉट जस्ट ऑन पेपर बट इन एवरी एक्शन। मतलब बड़े ध्यान समझना, लोकतंत्र को भी यही कहा जाता है, द डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, ऑफ द पीपल, लोगों के लिए, एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए और लोगों का। तो ये सारी चीजें, तीनों चीज मिलकर लोकतंत्र बनाती हैं। ये सिर्फ पेपर पे नहीं कहा जाता, ये हर एक्शन में होना चाहिए। मतलब सरकार लोगों के लिए होनी चाहिए, मतलब लोगों के द्वारा बनाई जानी चाहिए सरकार
ऑफ द पीपल, सरकार लोगों की होनी चाहिए और सरकार लोगों के लिए होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट, डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ लॉ, नॉट रूल ऑफ वन पर्सन। वही डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि अब जो नया नेता बन गया अब उसके रूल है या रूल ऑफ वन पर्सन है, नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है रूल ऑफ वन पर्सन, डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ लॉ, कानून का रूल। नो वन, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी कानून की नजर में कानून से बड़ा नहीं है। तो जो भी आपका संविधान है वो सबसे ऊपर है, जो भी आपके कानून है वो सबसे ऊपर है। गवर्नमेंट को अब उन रूल के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है, अपनी पर्सनल चीजों को नहीं इन्वॉल्व करना होता। अगला, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ मस्ट इन अ डेमोक्रेसी। अगर एक देश लोकतंत्र है तो वहां पर जो न्यायालय है वो आजाद होनी चाहिए। अगर वो फटकार लगाना चाहे, उसे लगे सरकार कोई चीज गलत कर रही है, दे कैन डू दैट। कोर्ट्स को गवर्नमेंट को रोकना चाहिए अगर वो कानून को तोड़ते हैं। तो देखो क्या लिखा है, डेमोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ लॉ है, ना कि रूल ऑफ पर्सन। लोग नहीं चला रहे लोकतंत्र, कानून चला रहा है लोकतंत्र, और लोगों को सिर्फ एक कठपुतली की तरह काम करना है, समझ रहे हो। डेमोक्रेसी के अंदर लॉ रूल करता है, ना कि लीडर रूल करते हैं। ठीक है, बात करते हैं। डेमोक्रेसी मीन्स प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि नागरिकों के राइट्स को प्रोटेक्ट करो। अब देखो, मोस्टली चीजें वही हैं जो आप ऊपर एडवांटेज पढ़ रहे थे या आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ी थी, लगभग प्रोबेबली चीजें सेम है। डीपर मीनिंग ये है कि डेमोक्रेसी जो है ना वो पूरी नहीं होगी जब तक आप वहां पर सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स और ह्यूमन राइट्स का फायदा ना उठा सके। अगर एक देश जहाँ पे एक नागरिक को अधिकार ही नहीं है पार्क में जाना, खेलना कूदना, जो भी वो करना चाहे उस चीज का अधिकार, या लोग पॉलिटिकल अधिकार नहीं है, पॉलिटिक्स में जाए या फिर जो भी होता है, तो डेमोक्रेसी कंप्लीट ही नहीं है, फिर लोकतंत्र है ही नहीं देश में। फिर तो नाम का बना रखा है कि इलेक्शन होते हैं जी। लोगों को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, जो भी अपना धर्म अपनाना चाहते हैं, जो भी ग्रुप बनाना चाहते हैं, कोर्ट जाना चाहते हैं अगर उनके अधिकारों का वायलेशन हुआ है, तो ये सब अधिकार लोगों के पास होने चाहिए। गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी की भी पर्सनल जिंदगी में। ठीक है, और कोई भी क्रिटिसिज्म हो उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई रोक टोक करे, कोई चिढ़ाए सरकार को, तो उसके खिलाफ यह नहीं कि सरकार उसे चुप करा दे। डेमोक्रेसी बिकम्स मीनिंगलेस विदाउट रियल फ्रीडम। तो वही डेमोक्रेसी बेटा कोई मतलब नहीं रहेगा डेमोक्रेसी का अगर उसके अंदर फ्रीडम ही नहीं है लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, डेमोक्रेसी मींस एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द पीपल। लोकतंत्र का मतलब कि उसके अंदर जो लोग हैं वो बराबर से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही सेम चीज। मतलब सिटीजन को सिर्फ ये नहीं है कि वो वोट दें और भूल जाएं, उन्हें सरकार से सवाल पूछने चाहिए, बहस करनी चाहिए, जो भी डिसीजन निकल रहे हैं उनमें पार्ट करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, या फिर लीडर्स को जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि तुम्हारी गलती है ये, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। और इसके साथ साथ आपको सिविल सोसाइटी मूवमेंट भी करनी चाहिए। जो सिविल सोसाइटी मतलब हमारे समाज के नागरिक की जो मूवमेंट्स है कि हमारे लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, है ना। पब्लिक कैंपेन्स आप चला सकते हो अगर आप चाहो तो, और सोशल मीडिया एक्टिविज्म भी आप कर सकते हो। ठीक है ना। एक्टिव सिटीजन मेक डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर, पैसिव सिटीजन वीकेंस इट। मतलब कोई एक्टिव सिटीजन होगा जो एक्टिव है वो लोकतंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, सवाल कर करके सवाल सरकार से। लेकिन जो इन चीजों में ध्यान नहीं देगा, छोड़ो क्या है करने दो जो कर रही है सरकारी, वो फिर लोकतंत्र को कमजोर बना सकता है। 7th पॉइंट बेटा, डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंसी लाती है और अकाउंटेबिलिटी लाती है। लोकतंत्र की वजह से सरकार जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार क्या कर रही है वो जिम्मेदार हो उसके लिए, और आप देख सकते हो सरकार क्या कर रही है, ट्रांसपेरेंसी, आर पार देख रहे हो आप। लोगों के पास पूरा अधिकार है जानने के गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। गवर्नमेंट अपना बजट बताती है, हम कितना पैसा खर्च करेंगे, किस किस में क्या क्या करेंगे। पॉलिसीज बताती है सरकार, क्या क्या हम नया कानून ला रहे हैं। कोई भी डिसीजन लेती है वो बताती है ना। मीडिया एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, ये एक तरीके हैं जिससे डेमोक्रेसी को खुला करा जाता है, खुला रखा जाता है, ताकि हर इंसान जान सके क्या हो रहा है। देखते नहीं आप कभी भी लोकसभा विधानसभा में मीटिंग चल रही होती है तो वो आपको दिखाई दे जाती है, अगर आप देखोगे लाइव दिख रहा होता है। एक अच्छी डेमोक्रेसी एक ग्लास की तरह है, मतलब कुछ भी हाइड नहीं होना चाहिए, हिडन नहीं होना चाहिए लोगों से। और ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है।